नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। ऋषिकेश में कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, बाबाओं को दान कर अर्जित किया पुण्य। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। ब्रह्म मुहूर्त से ही लगी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामनगर में पर्यटकों के लिए खोला गया पर्यटन जोन ढिकाला। पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा भी शुरू। पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जोन है ढिकाला। रुड़की में तेजी से बढ़ रहा अवैध खनन का सिलसिला। खनन विभाग की लापरवाही से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। अवैध खनन पर अंकुश लगाने की मांग। और उत्तराखंड में नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला। मंगलोर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। घटना में 4 लोगों की हुई मौत। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी घाट सहित तमाम घाटों पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह अमृत वेले से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और यहां पर नजर आए हैं। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की और घाट पर बैठे बाबाओं को दान देकर पुण्य अर्जित किया। इसी के साथ हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारे भी गूंजते हुए सुनाई दिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने से तमाम प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। सभी गंगा घाटों पर जल पुलिस के जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे। गंगा घाटों पर पुलिसकर्मी भी संदिग्धों पर नजर रखते हुए देखे गए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी बाजार में अलर्ट मोड पर रही, जो गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को गंतव्य की ओर रवाना करते रहे, जिससे शहर में जाम न लगे। बावजूद इसके शहर में कई स्थानों पर जाम की स्थिति नजर आई। धर्मनगरी हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु 365 दिनों में गंगा स्नान नहीं कर पाते, वे श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो पूरे वर्ष का स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए घाटों के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई। गंगा घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धालु का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के इस स्नान से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है और वो मां गंगा से अपने पाप और कष्टों के निवारण की कामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने परिवार में सुख शांति की प्रार्थना की है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इसी भावना से श्रद्धालु दूर दूर से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है, जो हर की पौड़ी को आस्था के रंग में रंग रही है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अहम बैठक की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में लाएं तेजी। अधिकारी और कर्मचारी रखे आपसी समन्वय। स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण, ये कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। ग्रीन बिल्डिंग का कार्य गतिमान। अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का कार्य होगा पूरा। स्मार्ट सिटी के कार्य समय सीमा के अंतर्गत हुए पूरे। शहर के 10 वार्डों में किए स्मार्ट सिटी के कार्य। 10 वार्डों के बाहर 30 इलेक्ट्रिक बसों का किया जा रहा है संचालन। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की धनराशि की जानी है व्यय। 750 करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं में किए जा चुके हैं खर्च। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अहम बैठक की और कई मुद्दों को लेकर यहां पर समीक्षा की गई है। अधिकारी यहां पर मौजूद रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना और विभिन्न विकास कार्यों की यहां पर समीक्षा की गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहा कि स्मार्ट सिटी के शेष कार्य जो बचे हुए हैं उनमें तेजी लाएं और जल्द से जल्द उन कार्यों को पूरा करें। अधिकारी और कर्मचारी रखें आपसी समन्वय। स्मार्ट सिटी के लिए कार्य लगभग पूरा हो चुका है, ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी इसके दी है। ग्रीन बिल्डिंग का कार्य गतिमान है, जो 2025 तक पूरा होगा।
अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है वो ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो सीपीडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। हमने हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है। और अच्छा लगता है कि जो एक विषय स्मार्ट सिटी को लेकर वो मैं जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये काम प्रारंभ हुआ था उसमें धीमी गति थी, लेकिन इस दौरान तेज गति से काम हुआ और ये काम कंप्लीट होने की स्थिति में आए। और जो काम हमारे ये हुए हैं ज्यादातर उसमें स्मार्ट सिटी के काम जो 10 वार्ड में होने। अब 10 वार्ड में होने तो लोगों का एक आशंका ये रहती है कि पूरे देहरादून नगर निगम को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया जाना था। तो ये गलतफहमी का एक कारण बनता है कि वो स्मार्ट सिटी पे कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो 10 वार्डों से बाहर निकल के भी किए हैं। जैसे हमारे यहाँ 30 बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो आप नगर निगम के अंदर भी और निगम के 10 वार्डों के बाहर भी चलाई जाती है। 4 रूट हमने उसमें निर्धारित की है। बिल्डिंग बन जाए, इसको पूरा खर्चा हम लोग कर पाए। इसमें 2-3 बातें हैं जो हमने कैमरे लगाए हैं। वो कैमरे, ये बात तो ठीक है कि जितने कैमरे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा में मेले का आयोजन शुरू हो गया है। इस दौरान दूर दराज से भक्त गर्जिया देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं और भक्तों ने कोसी नदी में स्नान कर मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान भक्त माता के दर्शन के लिए लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर इंतजार करते रहे, लेकिन इस बार भक्त गर्जिया देवी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाएंगे। भक्तों के लिए गर्जिया देवी की चरण पादुका और मुख्य डोला मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर स्थापित किया गया है। वहीं से भक्त चरण पादुका और मुख्य डोला के दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन ढिकाला पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा भी शुरू हो चुकी है, जो 25 दिसंबर तक नाइट स्टे के लिए अभी से फुल हो गई है। आपको बता दें कि ढिकाला पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जोन माना जाता है। घने साल के जंगल, विस्तृत घास के मैदान और संकरी घाटियों के साथ साथ कॉर्बेट वन की जीवन रेखा मानी जाने वाली रामगंगा नदी इस क्षेत्र की सुंदरता पर चार चांद लगाती है। यही नहीं बल्कि क्षेत्र राशि जानवरों से घनी आबादी वाला है, जो पर्यटकों को रॉयल बंगाल टाइगर की शान और हाथियों के झुंड की भव्यता को देखने के लिए लगातार प्रेरित करता है। बाघ और हाथियों के अलावा ढिकाला जोन में कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें तेंदुए, चित्तीदार हिरण और कई अन्य जीव शामिल हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व टाइगरों का और सबसे ज़्यादा नंबर टाइगरों का यहीं पर पाया जाता है। तो वो आज खुला है और जैसा कि आप सबको बताया कि बहुत प्यार और बहुत उत्साह वन्यजीव प्रेमियों के बीच में रहता है जोन में आने के लिए। 15 नवंबर को ये जोन खुलता है। आज हमने इसकी विधिवत शुरुआत की है, जिसमें कैंटर राइड से, जिप्सी से और लोग जो अंदर रुकते हैं उन लोगों का सब लोग यहाँ पर हैं। बारलोगंज स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक अस्पताल से आए विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा मरीज का उपचार किया गया। विशेषकर हृदय रोग से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। सुबह से ही शिविर में इलाज करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रही। इस मौके पर चिकित्सक शिल्पा झा ने बताया कि यहाँ पर अब तक 60 से 70 लोगों का उपचार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि देहरादून उपचार कराने के लिए यहाँ से मरीजों को 25% की छूट दी जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन प्रदीप कुमार ने बताया कि लोगों की मांग पर उनके द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया है। सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं, साथ ही लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं उन्हें लेकर डीजीपी अभिनव कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं पे नियंत्रण को लेकर निदेशक यातायात, रेंज प्रभारी, एसएसपी और एसपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। देर रात्रि तक चलने वाले बार पब के लाइसेंस की करे जांच, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई, पर्याप्त संख्या में लगाए सीसीटीवी कैमरे, पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की रखें नियमित निगरानी, सड़कों पर अधिक संख्या में लगाए साइन बोर्ड, हॉट स्पॉट पर साइन बोर्ड की रखें उचित निगरानी, चेक पोस्ट और बैरियरों पर यातायात पुलिस को उपलब्ध कराए एल्कोमीटर, चालक के नशे की स्थिति में पाए जाने पर वाहन को करे सीज, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड वाले वाहनों पर करे कड़ी कार्रवाई, नाबालिग के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ करे कार्रवाई। डीजीपी के बार लाइसेंस धारक होटल और पब और रेस्टोरेंट प्रबंधकों को निर्देश, नशे के व्यक्ति को वाहन चलाने से रोककर उनके परिजनों को करे सूचित, परिजनों से संपर्क न होने पर पुलिस को करे सूचित, निर्देशों का पालन न करने पर लाइसेंस धारक और प्रबंधक पर होगी कड़ी कार्रवाई। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई। देहरादून रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय में सीओ संदीप नेगी और कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया बच्चों के बीच पहुंचे। इस दौरान बच्चे अपने बीच पुलिस अधिकारियों को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों ने लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में पुलिस अधिकारियों को बताया, उनके साथ जमकर फोटो खिंचवाई और अपने हाथों से बनाए खाद्य पदार्थों को भी चखाया। बच्चों ने सीओ संदीप नेगी से पुलिस की कार्यशैली को भी समझने का प्रयास किया है। सीओ ने बताया कि बच्चों के बीच पुलिस की कार्यशैली को समझने की जो जिज्ञासा देखी गई वो तारीफ काबिल है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसकी वो प्रार्थना करते हैं। के साथ बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने छोटे छोटे आइटम बनाए थे जो कि उन्होंने हमें चखाए, जैसे कि उन्होंने मुरमुरे बना रखे थे, चिप्स बना रखे थे और पानी पूरी बना रखी थी। तो बड़ा अच्छा लगा बच्चों के साथ आज बैठ कर के उनसे विचार करके। वो वर्दी को देख के थोड़े बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं, उत्साहित भी होते हैं। तो उनके साथ आज का दिन बिताना बड़ा अच्छा लगा। सर कुछ जिज्ञासा देखने को मिली और बड़े खुश हुए बच्चे पुलिस को देख कर के। एक तो सबसे अच्छा लगा कि पुलिस को देख कर के जो पहले एक वो थी कि आदमी डरता था, बच्चे मने इतने उत्साहित से थे कि मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि मने बड़ा अच्छा माहौल है। रुड़की में खनन विभाग की लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। दरअसल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खनन की अनुमति के नाम पर अवैध खनन का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब आम नागरिकों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। लक्सर स्थित बस स्टैंड पर अवैध खनन से लदे दो डंपर आपस में टकरा गए। हादसे में 2 पहिया वाहन बाल बचे हैं, लेकिन ये घटना खतरे की गंभीरता को दर्शाती है। जबकि भगवानपुर दरियापुर क्षेत्र में भी सैकड़ों डंपर ओवरलोड स्थिति में दिखाई दिए गए, जो तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन विभाग द्वारा दी गई भराव की परमिशन के चलते खनन माफिया धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। इस कारण सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो गया है। खनन अधिकारी कासिम खान के प्रति भी क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद भी खनन विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जनता की ओर से मांग की जा रही है कि खनन विभाग जल्द से जल्द अवैध खनन पर अंकुश लगाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। खनन विभाग द्वारा परमिशन दी गई हैं, कई क्षेत्रों में दी गई हैं। और आपको बता दें, खनन विभाग जो है उसकी इस परमिशन की वजह से अवैध खनन का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। दरअसल लक्सर के जो बस स्टैंड पर 2 ओवरलोड डंपरों की भिड़ंत से सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। इस हादसे में 2 पहिया वाहन जो हैं, चालक जो हैं 2 बाल बचे हैं। लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़कों पर अब चलना लगभग खतरनाक और बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अवैध खनन करने वाले जो डंपर हैं, डंपर चालक जो हैं वो गाड़ियों को बहुत ही तेज रफ्तार से भगाते हैं। आपको बता दें, भगवानपुर दरियापुर में जो सैकड़ों डंपर हैं वो ओवरलोड स्थिति में दौड़ते देखे गए, और जो कि एक बड़े सड़क दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे थे। खनन अधिकारी जो हैं कासिम खान, इन पर भी लोगों द्वारा गंभीर आरोप और सवाल उठाए गए हैं। जनता ने कहा है कि खनन विभाग अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाए और जो दोषी जिम्मेदार अधिकारी या लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे। लोगों के तहत अवैध खनन पर रोक लगाता है।
प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट हरिद्वार से। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं। आज बहुत ही बड़ा दिन, ये कहना है सीएम धामी का। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए, शोषित और वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर किया काम। समाज के बहुत बड़े नायक थे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है देश। आदिवासी जनजाति समाज के उत्थान में पीएम मोदी की बहुत बड़ी भूमिका। पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार और कौशल सहित विभिन्न क्षेत्र की तरक्की को लेकर कर रहे हैं अनेकों प्रयास। उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजाति करती है निवास। जनजातियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है जन कल्याणकारी योजनाएं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए, शोषितों और वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया है। समाज के बहुत बड़े नायक थे भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। आदिवासी जनजाति समाज के उत्थान में पीएम मोदी का यहाँ पर बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार और कौशल सहित विभिन्न क्षेत्र की तरक्की को लेकर कर रही है अनेकों प्रयास। उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजाति करती है निवास। जनजातियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है कई जनकल्याणकारी योजनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 से भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया, बड़ा संघर्ष किया और वो सच में एक बहुत बड़े समाज के नायक थे। उस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आज एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से वो हमारे आदिवासी जनजाति समाज, उन सब के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी तरक्की हो, उसके लिए आज एक भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अनेक कार्य कर रही है और हम सब की भी प्राथमिकता है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ भी 5 प्रकार की जनजाति निवास करती है। उन सभी जनजातियों का उत्थान हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आएँ, समाज के हर क्षेत्र में वो कदमताल करें, सब में उनकी सहभागिता हो। उसके लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में भी चलाएंगे। वहीं उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार कड़े प्रयास कर रही है। एसटीएफ के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 261 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह घुल्लर ने बताया कि तस्कर तालिब खान बरेली का निवासी है। तस्कर से बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए है। साथ ही उन्होंने कहा कि तस्कर से पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार देहरादून पुलिस जो है नशे पर लगाम लगाने में जुटी है और इसी कड़ी में एक तस्कर के कब्जे से 261 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। लाखों में इस स्मैक की कीमत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस इस ओर कार्य कर रही है। नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नशा बेचने की फिराक में था। हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके कब्जे से करीब 261 ग्राम स्मैक बरामद की है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तालिब खान ये मजनूपुर बरेली का रहने वाला है। इसको एसटीएफ द्वारा कारगिल देहरादून में पटेलनगर थाना क्षेत्र में अरेस्ट किया गया है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और पहले भी यहाँ पे बेचता रहा है। अभी इसके पूछताछ में कुछ नाम प्रकाश में आए हैं जिन पर आगे फर्दर काम हो रहा है और जो स्मैक पकड़ी गई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और जो नाम प्रकाश में आए हैं पूछताछ में उसमें हम आगे काम कर रहे हैं और इसका अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास है इस संबंध में जो बरेली इसका जो थाना है जहाँ का रहने वाला है ये और जनपद पुलिस से हम लोग बात कर रहे हैं और जो आपराधिक इतिहास हमारे पास आएगा फिर हम वो भी आपसे शेयर करेंगे।
जैसे जैसे साल 2025 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तराखंड की पुलिस नशा तस्करों पर लगाम कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिया है। इसी कड़ी में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान कैंपटी थाना पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 450 ग्राम अफीम और 250 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि थाना प्रभारी विनोद कुमार की पूछताछ में आरोपियों की पहचान पारस और अनमोल के रूप में हुई है, जो पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। नशा तस्करों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस कर रही है। तस्करी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज की है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। लगातार जिस तरह से 2025 नज़दीक है, उस कड़ी में अब पुलिस भी नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी कड़ी में अब पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक नशा तस्करों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 450 ग्राम अफीम और 250 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। उधर पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि थाना प्रभारी विनोद कुमार ने जब इन पकड़े गए तस्करों से पूछताछ की तो इनकी पहचान पारस और अनमोल के रूप में हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के रहने वाले थे। दोनों को पूछताछ करने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल में भेज दिया। नशा तस्करों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी पुलिस जुटाने में जुटी है। तस्करी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी पुलिस ने कब्जे में ली है और पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच अब शुरू कर दी है। ओएनजीसी चौक पर हुई वाहन दुर्घटना में दुर्घटना के कारणों के सभी संभावित पहलुओं की देवभूमि पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त इनोवा वाहन के शहर में घूमने के दौरान की महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें वाहन राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, कावली रोड से बल्लीवाला और बल्लूपुर तक मार्गों पर स्थित पुलिस पॉइंट्स के साधारण गति से जाते हुए दिखाई दिया था। दुर्घटना से पूर्व बल्लूपुर से ओएनजीसी चौक के मध्य वाहन काफ़ी तेज गति से गया, जिसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक का वर्तमान में सिनर्जी अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिसके होश में आने के बाद ही वाहन के बल्लूपुर से ओएनजीसी चौक के मध्य तेज गति से जाने के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर किशनगंज चौक से लगभग 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ओएनजीसी चौक पहुंचा था, जिससे ये स्पष्ट है कि मार्ग पर कंटेनर की गति सामान्य थी। आरटीओ की टेक्निकल टीम ने भी घटनास्थल और दुर्घटनास्थल वाहन का निरीक्षण किया है। तो ओएनजीसी चौक पर हुए वाहन दुर्घटना को लेकर अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त इनोवा वाहन के शहर में घूमने के दौरान की महत्वपूर्ण सीसीटीवी भी बरामद की है और अब उनको खंगाला जा रहा है, जिससे ये पता चला है कि वाहन राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, कालावली रोड से बल्लीवाला और बल्लूपुर तक मार्गों पर स्थित पुलिस पॉइंटों में साधारण गति से जा रहे थे। हालांकि दुर्घटना से पहले बल्लूपुर से ओएनजीसी चौक के मध्य वाहन काफ़ी तेज गति से गया है। हालांकि अभी इसकी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जिसकी जांच में अभी पुलिस जुटी है। उधर एक घायल का इलाज चल रहा है। जब उसको स्थिति में उसकी कुछ सुधार होगा, जब उसे होश आएगा, तो पुलिस जांच में कुछ कारणों का खुलासा हो पाएगा। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। मंगलोर हाईवे पर गुड़ मंडी के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। कार में 9 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घायलों का निजी और सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि मेरठ के थाना दोराला के गांव अख्तियारपुर निवासी की बारात रुड़की के चांदपुरी में आ रही थी। देर रात जब बारात से भरी हुई स्कॉर्पियो मंगलोर हाईवे के मंडी के निकट पहुंची तो स्कॉर्पियो नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिस कारण स्कॉर्पियो पलट गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया। सूचना पर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ मंगलोर विवेक कुमार मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल
पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है, और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई की है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।